हेलो एवरीवन, दिस इज योर हितेश भैया और आज की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि इस बार क्लास 10 में हैं और 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम हिंदी गद्य पद्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न अगर आप एग्जाम से पहले तैयार करके चले जाते हैं तो होपफुली आपको 2026 में इन्हीं में से आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए भैया, यहाँ से हम लोग 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और सभी लोग इन 50 क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम से पहले इन सभी प्रश्नों का आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो चलिए देखने वाले हैं कौन से ऐसे हमारे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्लास 10 हिंदी के, वो भी गद्य पद्य के। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि देख सकते हो 2022, 2023 और 2024 में ये हमारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्रश्न हम लोगों का है कि ठूठा आम जो हमारी रचना है, ठूठा आम, इसके रचनाकार कौन हैं? तो ठूठा आम के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भैया। इन 4 में से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ठूठा आम जो रचना है ये भगवती शरण उपाध्याय की आपकी रचना है। ठीक है, यानी ठूठा आम के रचनाकार कौन है? भगवती शरण उपाध्याय। तो इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया। चलिए भैया सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं और दूसरा क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नोट करने का प्रयास कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की पुकार, क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय की जो पुकार है इसके रचनाकार कौन है? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर केवल एक ऑप्शन है। बहुत सारे ऑप्शन आपको दे रखे होते पर आपको सारे ऑप्शन नहीं देखने। ठीक है, तो हिमालय की पुकार, पुकार से आपको एक चीज समझ में आती है, पुकार से प्रकाश, पुकार से प्रकाश। तो जो आपकी हिमालय की पुकार रचना है ये जयप्रकाश भारती जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। हिमालय की पुकार, पुकार से प्रकाश, तो हिमालय की पुकार किसकी रचना हो जाएगी? जयप्रकाश भारती की। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके अगर आप याद करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने में। ठीक है, हिमालय की पुकार, पुकार लास्ट में आया और जयप्रकाश, प्रकाश आया, यानी पुकार प्रकाश आपस में मिल रहे हैं ना थोड़े थोड़े। तो हिमालय की पुकार, जयप्रकाश। ठीक है, तो हिमालय की पुकार रचना किसकी हो जाएगी? जयप्रकाश भारती की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि एक घूंट, यानी जो हमारी रचना है भैया इस बार एक घूंट, क्या कह रहा है? एक घूंट रचना की मतलब यानी भैया एक घूंट के रचनाकार कौन है? ठीक है, काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। तो एक घूंट के रचनाकार आप सभी लोगों के हो जाएंगे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो घ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एक घूंट के रचनाकार हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि चिंतामणि कृति, यानी जो हमारी रचना है चिंतामणि। ठीक है, अब चिंतामणि के लेखक कौन हैं? तो आप कह सकते हो चिंतामणि, रसमीमांसा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी चिंतामणि रचना हमारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भैया त्यागपत्र, यानी जो हमारी रचना है त्यागपत्र, ये किसकी रचना है? ये इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, यानी त्यागपत्र कहानी के लेखक हमारे हो जाएंगे जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, क्या कह रहा है? नीड़ का निर्माण फिर जो ये हमारी कृति है इसके लेखक कौन हैं? तो नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक हो जाएंगे आपके हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर खा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा आवारा मसीहा। क्या कह रहा है? आवारा मसीहा जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विष्णु प्रभाकर, माखन लाल चतुर्वेदी, भगवती शरण उपाध्याय,
धर्मवीर भारती, ठीक है। लेकिन आवारा मसीहा जो हमारी रचना है ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की हमारी रचना है, यानी ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन जानते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता कृति के लेखक कौन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुनाहों की देवता की, तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा धर्मवीर भारती। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारती, यानी गुनाहों का देवता जो हमारी रचना है इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे धर्मवीर भारती, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रवास, यानी हमारी अगली रचना प्रिय प्रवास, इस कृति के लेखक कौन है? प्रिय प्रवास कृति के लेखक कौन है भैया? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और इन 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास आपकी हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, यानी ऑप्शन नंबर घ, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत भारती, ये जो रचना हमारी है भारत भारती, ठीक है, भारत भारती कृति के रचनाकार कौन हैं? तो भैया भारत भारती की अगर हम बात करें इनसे उसका आंसर पूछते हैं, ठीक है। तो भारत भारती जो हमारी रचना है, ठीक है, भारत भारती, इस रचना का राइट यानी कवि कौन है या फिर राइट लेखक कौन है, उसका आप हमें राइट आंसर बताने का प्रयास कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि हिमकिरीटनी कृति के रचनाकार हैं, और ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे पहले से ही, और ऑप्शन का राइट ऑप्शन भी आपको पहले से ही दिख रहा होगा, यानी सुमित्रा नंदन पंत। यानी क्वेश्चन मैं पहले करा चुका था बट कह सकते हो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो चुका था, जिसकी वजह से दोबारा बताना पड़ा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार की अगर हम बात करें तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाने वाला है? इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम शुक्ल युग की बात करें, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि शुक्ल युग का नाम किस कवि के नाम पर, किस लेखक के नाम पर रखा गया? तो भैया वो आपके थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर ही शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग हुआ था। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो देखिए आपका वो प्रश्न आ चुका है जिसका जिक्र हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था, यानी शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो उस विद्वान का नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो वो हमारे विद्वान थे जिनके नामकरण शुक्ल युग किया गया था, क्योंकि इनकी लास्ट में शुक्ल था और इसी वजह से शुक्ल युग नाम कह सकते हो इस युग का पड़ा था। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि शुक्ल युग नाटक, जो हमारा शुक्ल युग है, ठीक है, तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कभी कभी कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, और ऐसे में आपको सही ऑप्शन बताना पड़ता है। तो देखिए पहले जयशंकर प्रसाद दे रखे हैं, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र दे रखा है, तीसरा हरिकृष्ण प्रेमी दे रखा है, और चौथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा दे रखा है, ठीक है। तो शुक्ल युग के नाटककार इनमें से कौन नहीं है? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी खा नंबर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र दे रखा है यह हमारे शुक्ल युग के नाटककार नहीं हैं। बाकी जयशंकर प्रसाद ये भी हमारे शुक्ल युग के हैं, और हरिकृष्ण प्रेमी ये भी हमारे शुक्ल युग के हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस सभी के सभी कवि या फिर कह सकते हो लेखक शुक्ल युग के हमारे हैं। फिलहाल इसका राइट ऑप्शन पता चल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
एक शुक्लोत्तर युग के लेखक का नाम लिखिए, या फिर एक शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। देखो सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल दे रखे हैं, लल्लू लाल दे रखे हैं, सदल मिश्र दे रखे हैं और आपके ईसा अल्लाह खां दे रखे हैं। तो बताना है कि आपको इनमें से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। ठीक है, क्या बताना है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर का हमारा यानी वासुदेव शरण अग्रवाल, यह ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल हमारे शुक्लोत्तर युग के एक कह सकते हो लेखक नहीं हैं। बाकी शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। बाकी लल्लू लाल, सदल मिश्र और ईसा अल्लाह खां ये हमारे शुक्लोत्तर युग के लेखक नहीं हैं। याद रखना, इस क्वेश्चन को आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 के देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हो जाएंगे। यहां से अगर हम बात करें राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी बाण भट्ट की आत्मकथा किसने लिखी थी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पंचपात्र, क्या कह रहा है, कह रहा है पंचपात्र जो हमारी रचना है, ठीक है, ये कह सकते हो किस विधा की रचना है। इसकी विधा आपको बतानी है कि ये किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इसकी राइट विधा क्या हो जाएगी, रेखा चित्र हो जाएगी कि उपन्यास हो जाएगी कि निबंध हो जाएगी कि कहानी हो जाएगी। बताइए कि पंचपात्र किस विधा की रचना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी रेखा चित्र। यानी कि जो ये हमारी विधा है, ये रेखा चित्र विधा की हमारी पंचपात्र एक रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलम का सिपाही, कलम यहाँ पर देखिए कलाम लिखा हुआ है तो आप कलम कर लीजिएगा। ठीक है, तो कलम का सिपाही कृति के लेखक का आपको नाम बताना है। यानी जो कलम का सिपाही हमारी एक रचना है, इसके लेखक कौन है, आपको उनका नाम बताना है। ठीक है, चलिए चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अतीत के चलचित्र, यानी जो हमारी रचना है अतीत के चलचित्र, कह रहा है कि कृति के लेखक हैं। यानी अतीत के चलचित्र जो हमारी रचना है, इसके लेखक कौन हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारी रचना हो जाती है। अगर हम इसके लेखक की बात करें, तो भाई साहब अतीत के चलचित्र जो रचना है वो महादेवी जी की है। ठीक है, किसकी है, महादेवी वर्मा की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर महादेवी वर्मा लेखक नहीं है, हमारी कवित्री हैं। क्या है, कवित्री। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना कि आपके बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि अतीत के चलचित्र कृति की कवित्री कौन है, या फिर अतीत के चलचित्र कृति के कवि कौन हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिलहाल डायरेक्ट बात करें तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। ऐसे अगर हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर किसकी रचना है भैया, यानी अर्धनारीश्वर कृति के लेखक कौन है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हमारी अर्धनारीश्वर। तो ऑप्शन नंबर का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करें तो भैया 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतुकाल की समय अवधि मानी जाती है। यानी कि ऋतुकाल की समय अवधि क्या मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं और फिर राइट ऑप्शन क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर हम ऋतुकाल की समय अवधि की बात करें तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1600 से 1616, दूसरा दे रखा है 1800 से 1818, तीसरा दे रखा है 1643 से 1843 और चौथा दे रखा है 1616 से 1632। अब देखो यहां पर अगर हम ऋतुकाल की समय सीमा की बात करें तो ऑप्शन नंबर गा जो हम लोगों का है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि ऋतुकाल की जो समय अवधि होती है 1643 से लगा करके 1843 ईस्वी तक होती है। ठीक है, तो ये हमारी समय अवधि किसकी होती है, ऋतुकाल की समय अवधि होती है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि केशव दास जो है ये रचना किसकी है, केशव दास किस काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि केशव
किस काव्य धारा के कवि हैं? तो केशव किस काव्य धारा के कवि हैं भैया? रीतिबद्ध के हैं कि रीति सिद्ध के हैं कि रीति मुक्त के हैं कि प्रयोगवादी के हैं? तो केशव दास, ठीक है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो केशव दास कर लो आप लोग, ठीक है। तो केशव दास हमारे हैं रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि। किसके हैं? रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हमारे केशव दास जी हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि छायावादी युग यानी जो हमारा छायावादी युग है इसकी प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? तो छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? देखो पहली दे रखी कुंठा और निराशा के स्वर, ठीक है, पहली क्या दे रखी है? पहली दे रखी है कुंठा और निराशा के स्वर, दूसरी दे रखी है श्रृंगार और प्रेम वेदना, और तीसरी दे रखी है नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर इन दोनों में से कोई हो जाएगा, ठीक है, यानी कुंठा और निराशा का स्वर या फिर श्रृंगार और प्रेम वेदना, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ख हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो देखिए या तो आपका क नंबर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, और या तो आपका ख नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि भैया जी आपने जो क्वेश्चन नंबर 23 बताया था इसका राइट ऑप्शन नंबर ख होगा या फिर इसका ऑप्शन नंबर क होगा। तो कमेंट एक बार जरूर करिएगा और फिर मैं इसका राइट ऑप्शन में आप लोगों को जो सही कमेंट करेगा उसकी कमेंट को लाइक करूंगा भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीरा। तो देखो साहित्य लहरी किसकी रचना हो जाएगी? साहित्य लहरी, साहित्य सारावली, है ना। तो ये सारी जो रचनाएं हैं ये किसकी रचना है भैया? ये सारी रचनाएं आपकी सूरदास जी की रचना है। किनकी है? सूरदास जी की रचना है, ठीक है। सूर सारावली, है ना, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी की रचनाएं आप लोगों की हैं, ठीक है। चलिए भैया इसको आप बिल्कुल सही लगा लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, लेकिन अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था ना छायावादी युग वाला, मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर खा सही बता रहे होंगे। तो देखिए अगर आप खा नंबर लगा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, अगर आप का नंबर लगाना चाहते तो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खा नंबर बहुत सारे स्टूडेंट सही बताएंगे और जो का बताएंगे उनको भी देखा जाएगा भैया। फिलहाल चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विदेही वनवास यानी जो रचना है विदेही वनवास, इसके रचयिता कौन है? तो वैदेही वनवास जो हमारी रचना है इसके अगर हम रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार हमारे हरिऔध जी हो जाएंगे, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसके बिल्कुल सही कवि हो जाएंगे, ठीक है। तो वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति है। अभी देखिए आपने जब छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति समझी थी ना तो वहां पर आपने देखा था कि श्रृंगार और प्रेम वेदना, ऑप्शन नंबर जो हमारा खा था वो सही था। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन आता है और यहां पर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यानी अलग अलग ऑप्शन दिए रहते हैं, यानी वहां पर दूसरे तरीके के ऑप्शन थे छायावादी युग में और यहाँ प्रवृत्ति में हमारे दूसरे तरीके के कह सकते हो कि ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है कि वीरता और श्रृंगार का समीकरण, दूसरा है हमारा वर्तमान राजनीति का वर्णन, तीसरा है स्थल, ठीक है, सॉरी स्थल नहीं होगा, स्थूल कर लो, तो स्थूल के प्रति स्थल ही होगा मेरे हिसाब से, एक बार देख लीजिएगा स्थूल होगा कि स्थल, तो स्थल के प्रति सूचना का विद्रोह, और यही बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति हमारी ये हो जाएगी और श्रृंगार और प्रेम वेदना जो कि पहले वाले में हमने क्वेश्चन में कराया था तो वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तार सप्तक जो रचना है इसके संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक कौन है भैया? तो इसके भी संपादक आपके हो जाएंगे अज्ञे जी, यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए भैया इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 28 नोट करिए कि बिहार किस युग के कवि है? बिहार नहीं होगा, बिहारी होगा। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी आप लोगों के रीतिकाल के कवि थे। किसके थे? रीतिकाल के कवि थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को नोट करिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार रचना है। तो आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं।
तो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर और नरेंद्र शर्मा। तो आंगन के पार द्वार जो हमारी रचना है ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनका पूरा नाम अभी मैंने आपको बताया था पहले इससे पहले वाले प्रश्न में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे का पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नोट करिए कि परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा इसके लेखक कौन हैं? तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख यानी दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, यह ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या होगी? अभी मैंने कुछ समय पहले छायावादी युग की समय सीमा की बात करी थी, रीतिकाल की समय सीमा की बात करी थी, और यहाँ पर हम आधुनिक काल की समय सीमा की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल की अगर मैं समय सीमा की बात करता हूँ तो 1843 से लगाकर अभी तक यानी अब तक, ठीक है, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम यानी अभी के समय तक, ये आधुनिक काल ही चल रहा है। यानी आप जिस काल में जी रहे हो ये आधुनिक काल है। ठीक है, तो भाई साहब आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे लेकिन आपको इनमें से कोई ऑप्शन सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो सही ऑप्शन पर आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर घा ऑप्शन नंबर घा यानी 1843 से लगाकर अब तक की ऑप्शन, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें भैया, क्वेश्चन नंबर 32 को देखो। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कई नहीं होगा, कई की जगह आप कर लो कौन सा कवि। ठीक है, तो कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जो कि अष्टछाप का कवि नहीं है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देख सकते हैं और आप लोग ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है आप वो बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा परमानंद। ठीक है, परमानंद कह सकते हो, परमानंदन। ठीक है, तो परमानंदन भी होता है कहेंगे तो परमानंद भी होता है। फिलहाल ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो आप इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। ठीक है, यानी भैया जो हमारे अष्टछाप के कवि नहीं हैं वो हमारे परमानंद नहीं हैं, बाकी नंददास, नाभादास और चतुर्भुज दास ये तीनों के तीनों हमारे अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि अष्टछाप के कवि कौन हैं और इन तीन में से कोई ऑप्शन आ जाए तो वही हमको सही लगा देना है। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, हिमालय की पुकार। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की पुकार रचना के लेखक कौन है? तो हिमालय की जो पुकार है इसके लेखक की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए पुकार से क्या आया भैया, पुकार से आया प्रकाश, पुकार से क्या आया प्रकाश। तो हिमालय की पुकार किसकी रचना हो जाएगी? जयप्रकाश भारती की। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लहरों के राजहंस, यानी भैया लहरों के राजहंस कृति के लेखक कौन हैं? तो लहरों के राजहंस कृति के लेखक ईसा अल्लाह खान नहीं होंगे, और ईसा अल्लाह खान नहीं होंगे तो भैया राइट ऑप्शन कौन होगा? तो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहन राकेश। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन राकेश, यानी लहरों के राजहंस के रचनाकार या फिर लेखक मोहन राकेश हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन देखते हैं और सही लगाते हैं। तो चलिए यहां पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर ख मोहन राकेश दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के चार अध्याय, ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय इस कृति के लेखक कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लेखक हमारे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ग यानी रामधारी सिंह दिनकर। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रस मीमांसा, यानी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रस मीमांसा कृति के लेखक कौन है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, हाँ सही है, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही रचना है। ठीक है, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देना चाहता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कई ऐसी रचनाएं होती हैं जो एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगी। तो आपको आचार्य रामचंद्र से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट 101% आने वाली रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल आगे की क्वेश्चन बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन भैया है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 प्रश्न कह रहा है कि सेवा सदन जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? तो सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन आपकी हो गई, ठीक है,
आजाद शत्रु हो गई और झरना हो गई, ठीक है। ये सारी रचनाएं किनकी हैं भैया? ये सारी रचनाएं आप सभी लोगों की हैं, कह सकते हो जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। किसकी हैं? सॉरी, मुंशी प्रेमचंद्र की। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना, सेवा सदन, गोदान, गबन, ठीक है। गोदान भी होती है, ठीक है, और गबन भी होती है, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं भैया? तो ये सारी रचनाएं आपकी मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचनाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि विचार विधि जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो विचार विधि कृति के लेखक कौन है भैया? तो विचार विधि जो हमारी रचना है इसके लेखक हमारे हो जाएंगे, कह सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैंने बोला था आचार्य रामचंद्र से रिलेटेड यानी शुक्ल जी से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी करा दूंगा, और 100% श्योर हूं कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना एक रचना आपकी हर एक सेट में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक, ध्यान दीजिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1943 यानी 1943 ईस्वी, ठीक है। तो ये था भैया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आप इस क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की देखें। क्वेश्चन नंबर 39 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? धनानंद, भूषण, बिहारी या फिर सेनापति? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूषण, यानी रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हमारे भूषण हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि कौन हैं, या फिर वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं, या फिर रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो भूषण आपको बिल्कुल सही ऑप्शन लगा देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है कि अष्टछाप जो हमारी रचना है अष्टछाप इसके कवि नहीं हैं। तो अष्टछाप के कवि यहाँ पर देखिए अष्टछाप हमारी कोई रचना नहीं है, अष्टछाप एक प्रकार से शाखा है, और अष्टछाप शाखा के कह सकते हो इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो अष्टछाप शाखा के कवि नहीं हैं? तो देखिए नंददास, सूरदास, छतिस्वामी और भिखारी दास, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इनमें से आपको कोई एक सही ऑप्शन है वो बताना है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। तो जिनको भी इसका राइट ऑप्शन बताए कमेंट करिएगा, मैं आपको सही ऑप्शन बताता हूं। इसका सही ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी भिखारी दास, ठीक है। यानी भिखारी दास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 नोट करिएगा कि परमाल रासो किस काल की रचना है? तो परमाल रासो जो रचना है ये किस काल की रचना है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे आदिकाल, और यहाँ देखिए भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं परमाल रासो ये हमारी आदिकाल की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है कि अमीर खुसरो कवि हैं। तो अमीर खुसरो कवि हैं, तो अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग आदिकाल लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? आदिकाल इसका सही ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 कि रीतिकाल के प्रसिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि फिर या फिर प्रतिनिधि रचनाकार हैं। तो रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कैसे कौन से प्रसिद्ध या फिर प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? बिहारी, नंददास, भूषण या फिर देव? तो देखिए बिहारी जो थे ना ये हमारे रीतिकाल के सबसे फेमस कवि थे, फिर वो रीतिबद्ध काव्यधारा हो या फिर रीति सिद्ध काव्यधारा हो, लेकिन मेनली ये आपके बिहारी जो थे ये रीति सिद्ध काव्यधारा में आते थे, ठीक है। तो बिहारी हम लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कि रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन थे? तो बिहारी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बिहार लिखा हुआ है तो आप बिहारी कर लीजिएगा। जहाँ मिस्टेक होगी मैं आपकी सही करा दूंगा, जो भी मिस्टेक होगी वो सही करा दी जाएगी। बस प्रश्नों को आपको एवरी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले तैयार कर लेना है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है कि पथिक जो रचना है पथिक इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं। चलिए भैया यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन जो हम लोगों का है रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी और कह सकते हो महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो इनमें से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट आगे के क्वेश्चन को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है,
और इसके बाद 45, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो चिदम्बरा जो कृति है इसके कवि कौन हैं? तो चिदम्बरा के कवि आपके हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत आपके चिदम्बरा कृति के लेखक हो जाएंगे। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कि राम की शक्ति पूजा इसके रचनाकार कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो इसका आप लोग बिल्कुल सही ऑप्शन लगाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही लगा लेंगे, यानी राम की शक्ति पूजा के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। और ये 3 प्रश्न आपके और रह गए हैं, यानी 48, 49 और 50। इसके बाद ये क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 48 है कि ललित ललाम, ठीक है, तो ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो देखिए ललित ललाम थोड़ा सा रिलेट करिएगा, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, यानी ललित ललाम के रचनाकार मतीराम जी आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा रिलेट करके याद कीजिएगा। फिर इसके बाद है खुमान रासो। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो खुमान रासो के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है? तो दलपति विजय इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को, रामचरितमानस को, कि रामचंद्रिका की पद्मावत को माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट 50 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा भाई साहब, उसकी कमेंट को मैं लाइक भी करूंगा और उसको मैं प्लस मैं ये भी कहूँगा वेलकम। वेलकम इसलिए कहूँगा भाई साहब क्योंकि आपको वो 50 प्रश्न तैयार हो जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। गद्य पद्य के वो प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे भाई जो 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और इन प्रश्नों को तैयार ज़रूर कर लीजिएगा।